हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। इस चैप्टर में बच्चों हम देखेंगे कि किस तरीके से 1000 साल की ड्यूरेशन के बीच में जो चेंजेस आए उसने किस तरीके से यहाँ के कल्चर, यहाँ की टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और किस तरीके से लोग यहाँ पे कंसोलिडेट हुए, उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई। इन सब चीजों के चेंजेस को हम देखेंगे। हम इसमें बच्चों शुरू करते हैं कि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को, कि हर हिस्टोरियन की या कार्टोग्राफर की अंडरस्टैंडिंग क्या थी टाइम के पर्सपेक्टिव में। अब हम यहाँ पे अल अदरसी के मैप को स्टडी करने वाले हैं जो कि 1154 सीई के आसपास बना था। सीई का मतलब होता है बच्चों कॉमन ईरा, ठीक है। इस मैप के अंदर क्या था, साउथ इंडिया इज डिपिक्टेड इन लोकेशन टिपिकली एसोसिएटेड विद द नॉर्थ इंडिया। देखो, जो श्रीलंका आज के मैप में हम देखते हैं साउथ के अंदर है, वह हमें दिखाया गया है यहाँ पे नॉर्थ के अंदर, ठीक है। ये इंडिया का नॉर्थ का हिस्सा है। अगर हम आज के मैप में देखते हैं तो ये नॉर्थ हिस्सा है, लेकिन जो साउथ में है श्रीलंका वहां डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन अल इदरसी ने इसे नॉर्थ में डिपिक्ट किया है, ठीक। रिकॉग्नाइजेबल प्लेस नेम्स, अब इसमें कुछ नाम जो है वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आज के टाइम के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि कन्नौज, ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, लेकिन उन्होंने इसको क्वनौज के नाम से डिपिक्ट किया है, ठीक है। और अल इदरसी ने इसमें अरेबिक एनोटेशन यूज करी है, अरेबिक वर्डों का यूज किया है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट। वह उसकी कल्चरल और लैंग्वेज को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये था अल इदरसी का मैप। अब इसी के साथ अगर हम देखें कि अगर हम सेकंड मैप को देखें जो कि फ्रेंच कार्टोग्राफर ने दिया 1720s के आसपास, ठीक, यानी कि इसमें लगभग वो 1154 के आसपास था, लगभग ये 500 से 600 साल का फर्क हुआ है इसमें, ठीक है। इस गैप के दौरान हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं। एक तो इन्होंने कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिया, बहुत इन्होंने जगहों को जो कि आज रिकॉग्नाइज की जा सकती है वह इंफॉर्मेशन हमें दी। कोस्टल एरियाज को बहुत इंट्रिकेटली डिटेल्ड में दिया है। कोस्टल एरियाज इंडिया का कहाँ बच्चों, ये देखिए, ये कोस्टल एरिया, ठीक है। इनके नाम देखिए किस तरीके से उन्होंने हर प्लेसेस को नाम दे रखा है, ठीक। तो ये क्या चीज इंडिकेट करते हैं कि एडवांसमेंट इन कार्टोग्राफी टेक्निक, ठीक। नेचुरल सी बात है, जब 500 से 600 साल का पीरियड रहा तो इस दौरान इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा कलेक्ट की गई, और ये जो था क्या किया गया, मोर एक्यूरेट ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक। प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी है क्योंकि यूज किया जाता है यूरोपियन सेलर, मर्चेंट्स जो कि वॉयजेस पे आते थे, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जाते थे ट्रेड के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, ठीक। हाईलाइटिंग इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक। तो वह उन जगहों को इस मैप के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते थे। तो इनके लिए क्या था, ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत ज्यादा बन गई थी मैप की। तो इससे हम क्या देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ कार्टोग्राफी। तो इस 500 से 600 साल के दौरान क्या हुआ कि जो कार्टोग्राफी की जो इवोल्यूशन हुई, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ वह बहुत ज्यादा हुआ। इट इलस्ट्रेट द इवोल्यूशन ऑफ कार्टोग्राफी ओवर टाइम, showcasing improvements in accuracy and detail in mapping techniques। तो मैपिंग टेक्निक्स और इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा हुए कि अल इदरसी के मैप में जो पहले जो उल्टा ही था बिल्कुल, उसको अब ठीक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी बढ़ गई थी। अभी अगर हम देखें कि इन दोनों मैप्स के बीच में कंपेयर करें तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं टाइम के पीरियड के बेस पे, कि अल इदरसी ने अपना जो मैप दिया वह 1154 के आसपास दिया, और
फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 के आसपास दिया। तो ये दिखाता है कि ड्यूरिंग सेंचुरीज जितने साल बीते उसमें मतलब कि किस तरीके से प्रोग्रेशन है। ठीक, अब इसमें दोनों चीजों में हम एक चीज और देखते हैं कि उन्होंने अपने ट्रेडिशन, कल्चरल और लैंग्वेजेस को यूज किया है मैप्स के अंदर। अल इदरसी मैप रिफ्लेक्ट इस्लामिक कार्टोग्राफी, क्योंकि वो अरब कंट्री से था, उसने इस्लामिक लैंग्वेजेस यूज करी हैं, नॉलेज उसकी अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग है। ठीक, वाइल द फ्रेंच कार्टोग्राफर मैप रिप्रेजेंट एनलाइटनमेंट एरा यूरोपियन कार्टोग्राफी, यानी कि किस तरीके से इतना डेवलपमेंट हुआ, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने अपना मैप दिया। बहुत डिटेल्ड में ये अल इदरसी का मैप आप देख सकते हो और ये फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप आप देख सकते हो। तो दोनों में ही आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस है डिटेल्स को लेकर के, कितनी इंट्रिकेटली फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। सेकेंड है डिटेल्ड एंड प्रिसीजन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत डिटेल्ड था, बहुत डिटेल्ड में है। कोस्टल एरियाज बहुत अच्छे से मार्क किए गए हैं, डायरेक्शन वाइज भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो इन दोनों मैप में हमने इंफॉर्मेशन को देखा कि किस तरीके से इस टाइम पीरियड के दौरान इंफॉर्मेशन को लेकर के बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, टेक्निक को लेकर के बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब हम समझते हैं इस 1000 ईयर्स के दौरान जो टर्म्स यूज की गई, जो वर्ड्स यूज किए गए, वो उनके मीनिंग्स किस तरीके से चेंज हुए। ठीक, मिडिवल पीरियड में जिन शब्दों का मतलब कुछ और था, मॉडर्न टाइम में उसका मतलब कुछ और है। अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग्स ओवर टाइम इज इसेंशियल इन हिस्टोरिकल एनालिसिस। देखो, इन टर्म्स को अगर जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें इन टर्मिनोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि अगर मिडिवल पीरियड में उसका कुछ और मतलब था, जैसे कि हम एक टर्म यहाँ पे लेंगे हिंदुस्तान, मिडिवल पीरियड में इसका जो मतलब था वह मॉडर्न टाइम से अलग है और टाइम टू टाइम इनकी मीनिंग चेंज हुए। द एग्जाम्पल ऑफ द टर्म हिंदुस्तान illustrate how language and meaning change across different time periods and context, कि इस हिंदुस्तान शब्द का मतलब टाइम टू टाइम किस तरीके से चेंज हुआ। देखो, जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वह डॉक्यूमेंटेड है, और जब डॉक्यूमेंटेड है तो उनको किसी चीज में लिखा गया होगा, किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा जो कि टाइम टू टाइम चेंज हुई। फॉर इंस्टेंस, अगर हम मिडिवियल पर्शियन लैंग्वेज की बात करें तो आज जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है वो ग्रामर में और शब्दों के मतलब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ग्रामर को लेकर के भी और शब्दों के मतलब को लेकर के भी। फॉर एग्जाम्पल, द टर्म हिंदुस्तान provides a clear example of shifting meanings। कैसे? 13th सेंचुरी के अंदर मिनाज ए सिराज एक राइटर थे, एक हिस्टोरियन थे, तो वह पर्शियन लैंग्वेज में लिखा करते थे। ठीक है, अब उनके लिए हिंदुस्तान मतलब का जो अर्थ था, ये हम मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, तुगलक टाइम की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? तुगलक के टाइम की। तो इस समय पे जो मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का मतलब यूज किया वह केवल कहां तक था? पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर्स, जिसे दोआब का एरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो उनके लिए मिनाज ए सिराज 13th सेंचुरी में मिडिवल पीरियड में हिंदुस्तान का मतलब केवल इस बाउंड्री से था। और अगर हम इसी हिंदुस्तान मतलब का शब्द बाबर या मुगल टाइम के बीच में पीरियड में देखते हैं, मुगल पीरियड में देखते हैं, तो जो ये पीरियड था यहाँ से ये 13th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी के बीच में देखिए कितना फर्क आ गया। अब हिंदुस्तान का जो मतलब था
मुगल टाइम में जो पीरियड में जो यूज किया गया वह ज्योग्राफी को भी यूज किया गया, उसमें ओनर को भी यूज किया गया, कल्चर को भी यूज किया गया। लेकिन आज के टाइम में ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है इंडिया शब्द के अंदर। अब इंडिया यूज किया जाने लगा है, ठीक है। अब इंडिया के लिए अब हम पूरा पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स हो गया इसका मतलब, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, साउथ इंडिया, यहाँ से वेस्ट में जाएंगे तो गुजरात इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम एक दूसरी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, वह टर्म है फॉरनर। अब देखो बच्चों, इसका भी मतलब शिफ्ट हुआ टाइम टू टाइम। कैसे? अब फॉरनर शब्द का मतलब किस तरीके से यूज किया गया? फॉर इंस्टेंस, इन medieval टाइम refer to any stranger in a given village, not necessarily someone from another country। केवल अगर कोई गांव का बंदा, फॉरेस्ट का ड्वेलर आया है, कोई मतलब फॉरेस्ट में रहने वाला बंदा है, तो उसके लिए फॉरनर है, हालांकि वो है हमारे देश के अंदर ही। लेकिन आज हम फॉरनर यूज को किस तरीके से यूज करते हैं कि भाई जो बाहर की कंट्री से आ रहा है। लेकिन अब ये फॉरनर जो विदेशी शब्द है, वह उसका मतलब उस समय पे मिडिवल टाइम में कोई दूसरे गांव का बंदा भी आ रहा है तो वो ठीक है कि भाई वो फॉरनर है उसके लिए, ठीक है। या किसी दूसरे विलेज में जा रहा है या किसी फॉरेस्ट से आ रहा है तो वो मतलब क्या है, वो इसके लिए विदेशी है। लेकिन उस समय पे एक ही गांव का अगर कोई दूसरे बंदे हैं, दो बंदे हैं, तो वो फॉरनर नहीं थे, ठीक है। बट टू विलेजर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स वर नॉट कंसिडर्ड फॉरनर टू ईच अदर। तो आपने ये न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में क्या सीखा बच्चों कि हिंदुस्तान शब्द का मतलब कि जो टर्म उस समय पे यूज की जाती थी उसका मतलब आगे के टाइम में कुछ और था, ठीक है, बाद के टाइम में कुछ और था। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये केयरफुल रहना चाहिए टर्मिनोलॉजी को लेकर के कि अगर हम हिंदुस्तान शब्द 13th सेंचुरी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, वह हिंदुस्तान कहाँ तक है। और अगर हम मुगल टाइम के पास आ रहे हैं, मुगल टाइम की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हमें जब हिंदुस्तान टर्म आता है तो हमें ये केयरफुल रहना चाहिए कि उस हिंदुस्तान शब्द का मतलब कहाँ तक है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक। अगर हम 13th सेंचुरी के में फॉरनर शब्द यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। तो आई थिंक ये न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने समझा बच्चों कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे थे, किस तरीके से मैप्स में चेंजेस हो रहे थे, मैप्स की इंफॉर्मेशन में चेंजेस हो रहे थे। फिर हमने समझा कि जो वर्ड्स थे उनमें किस तरीके से, उनके मीनिंग्स में किस तरीके से चेंजेस हो रहे थे। अब हम समझेंगे कि जो हिस्टोरियंस इन सब चीजों को रिकॉर्ड करते थे, इन सब चीजों को डॉक्यूमेंटेड करते थे, उनके सोर्सेस क्या क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मिडिवल टाइम की बात करें तो उस समय पे हिस्टोरियंस क्या थे, तो डॉक्यूमेंट करते हुए कॉपी करते थे ओरिजिनल किसी डॉक्यूमेंट से, किसी ओरिजिनल जो उस समय पे पास्ट के अंदर जो लिखा गया था उसको उस हाथ से लिखा करते थे, क्योंकि प्रिंट कल्चर हमारे देश में नहीं था उस समय तक। पेपर था अवेलेबल लेकिन प्रिंट कल्चर नहीं था, प्रिंट नहीं किया जाता था, हाथ से लिखा जाता था। तो समझते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरियंस इन सोर्सेज को यूज किया करते थे। 700 टू 750 के बीच में उन्होंने क्या करा, वो शिफ्ट हो गए टेक्सचुअल रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है। जबकि पहले क्या किया जाता था, कॉइन्स, भाई पहले के टाइम में क्या होते थे, राजा महाराजा कॉइन्स छपवाते थे, अपने अपना एक जो उसका जो पीरियड होता था वो लिखवाते थे, उस पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जैसे हमें अशोका का इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, अशोका स्तंभ हमने पढ़ा। आर्किटेक्चर होते थे कि किस कला के अंदर ये वो बनी है, किस कला के अंदर मंदिर का निर्माण हुआ है या बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। तो इन सब चीजों से क्या होता था कि ये एक सोर्सेस थे हिस्टोरियंस के लिए, ज्यादा हमें मिलने लगे। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो पहले हम कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्चर थे जो नोटेट किया करते थे, जो फैक्ट्स हम नोटेट किया करते थे, अब वे शिफ्ट हो रहे थे टेक्सचुअल रिकॉर्ड की तरफ, ठीक है। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन डॉक्यूमेंटेशन।
तो अब क्या था कि हम हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने लगा, ठीक है। राइज ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड में क्या हुआ, राइज होने लगा जब पेपर की अफोर्डेबिलिटी हो गई, पेपर का आविष्कार हो गया, हमें पेपर आराम से मिलने लगा तो हम उस पर रिकॉर्ड करने लगे। पहले, उससे पहले क्या था, कॉइन्स पे हो रहा था, तो अब क्या हुआ, हम शिफ्ट हो गए कि भाई अब हमारे पास टेक्सचुअल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा था, ठीक। और इस पेपर के अफोर्डेबिलिटी से क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ डाइवर्स टेक्सचुअल रिकॉर्ड में मिले, इंक्लूडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, रॉयल क्रॉनिकल्स, लेटर्स, लीगल पेपर्स एंड फाइनेंशियल रजिस्टर। तो उस समय पे जब पेपर का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ कि भाई सब रिकॉर्डेड करते थे, भाई कितना खर्चा हुआ, फाइनेंशियल रजिस्टर रखे जाते थे, लीगल पेपर्स होते थे, जब किसी का कोर्ट वगैरह में कोई केस होता था या काजी के पास कोई केस होता था तो वो सब रिटर्न में हमारे पास मौजूद था। तो बाद के हिस्टोरियंस के लिए क्या हुआ, बना वो सोर्स बन गया कि भाई उस समय पे क्या होता था, उस समय पे किस तरीके से फाइनेंस का हिसाब किताब होता था, रॉयल क्रॉनिकल्स किस तरीके से थे, रिलीजियस टेक्स्ट क्या कहते थे, ठीक। लेटर्स, अगर एक राजा का लेटर दूसरे राजा के पास जा रहा है तो वो भी एक तरीके का हमारे लिए सोर्स बन गया, हिस्टोरियंस के लिए एक सोर्स बन गया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर गैदर्ड एंड प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है बच्चों, सबसे पहले समझिए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है, जो कि हाथ से लिखी जाती है, रिटन बाय, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, अब हमने क्या करा, इसको प्रिजर्व करना शुरू किया, लाइब्रेरीज को ओपन किया, ठीक है, आर्काइव्स किया उनको, डॉक्यूमेंट, आर्काइव्स का मतलब होता है उनकी एक लाइब्रेरी बना ली, उनको सेव कर लिया, ठीक है। मॉनेस्ट्रीज हुई, जैसे मॉनेस्ट्री होती थी उसमें हम सेव करते थे, टेम्पल्स थे उसमें रखे जाते थे। आप भी अगर आप जब तिब्बत के टेम्पल्स में जाओगे तो बहुत पुराने रिकॉर्ड उसमें मिलते हैं, ठीक। तो अभी इस टॉपिक के अंदर हमने समझा कि किस तरीके से सोर्सेज में शिफ्ट हो रहे थे। टेक्सचुअल रिकॉर्ड पे हम ज़्यादा रिलाई करने लगे क्योंकि पेपर की अफोर्डेबिलिटी हो रही थी, तो हमें, हमारे लिए, हमने उसको प्रिजर्व भी किया, ठीक है। जितने भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे, मैन्यूस्क्रिप्ट थी, उसको लाइब्रेरीज में, मोनेस्ट्रीज में, टेम्पल्स में शिफ्ट किया गया, उस प्रिजर्व किया गया। अब इसके साथ ही क्या था बच्चों कि कुछ चैलेंजेस भी थे मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहला जो चैलेंज था, एब्सेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस, ठीक है। तो जब ये प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थी, ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्क्राइब्स, यानी कि जो हाथ से लिखा करते थे, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, स्क्राइब्स है जो कि इसको नोटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो डुप्लीकेट की जाती थी किसी स्क्राइब्स के द्वारा, ठीक है, वो मैन्युअली होता था, ठीक है, लीडिंग टू वेरिएशन बिटवीन द कॉपीज। तो अब जब ये इस कॉपी से, मेन कॉपी से हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई, ठीक है, तो क्या हुआ, उसके अंदर वेरिएशंस भी आ जाता था, कुछ मिस्टेक्स भी होती थी। जैसे कि आज आप अमूमन देखेंगे जब आप कुछ भी चीज नोट करते हैं बुक से कॉपी के अंदर नोट करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। तो ऐसा ही उस समय पे भी होता था कि जब स्क्राइब्स उसको नोटेट करते थे, ओरिजिनल से डुप्लीकेट कॉपी बनाते थे, तो कुछ उसमें कुछ एरर रह जाते थे। तो ये जो एरर होते थे, मैनुअल डुप्लीकेशन होता था, प्रोसेस रिजल्टेड इन एक्यूमुलेटेड डिस्क्रिपेंसी। अच्छा, अब उसके बाद किसी और ने कॉपी किया, उसके बाद किसी और ने कॉपी किया, तो क्या होता था, उसमें एरर बढ़ते जाते थे, तो लीडिंग टू सब्सटेंशियल डिफरेंसेस अमंग कॉपीज ओवर टाइम। हिस्टोरियंस फेस द चैलेंज ऑफ डिटरमिनिंग द ओरिजिनल कंटेंट। अब एक चीज होती थी कि भाई अगर ये कॉपी आज हमारे पास अवेलेबल है तो इसका जो ओरिजिनल वर्जन था, जो ये शुरू में लिखी गई थी, तो उस वो कॉपी कहाँ है। तो वो जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वह आज अवेलेबल नहीं है, तो इससे भी उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि अगर उनको, हिस्टोरियंस को लगता था कि भाई इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एरर है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम ओरिजिनल उसमें जाएंगे। मान लो कि आपकी कॉपी के अंदर कुछ गलत हो गया है, तो आप क्या करोगे, उसको चेक करने के लिए बुक को रेफर करोगे, ठीक है, बुक में देखोगे कि भाई कि मेरे से गलती कहाँ हुई है कॉपी में, ठीक। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ भी था, अगर उनको ये लगता था कि भाई ये आज जो मैं कॉपी पढ़ रहा हूँ, अगर उसमें कोई गलती हुई है तो वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको पहचानना ही मतलब कि मुश्किल है कि वो ओरिजिनल कौन सा है या फिर जो बाद में जो कॉपी हुई वह कौन सी है, ठीक।
तो ये चैलेंजेस कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में थे कि भाई एक तो डुप्लीकेशन का था, स्क्राइब्स उसको मैन्युअली कर रहे थे तो उसमें एरर रह जाते थे, और दूसरा कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की अनअवेलेबिलिटी, कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स वह कौन सी थी। तो ये बहुत चैलेंजेस थे हिस्टोरियंस के सामने, ठीक है, कि अगर कोई चाह रहा है कि भाई मैं इसको एरर लेस करूं, एरर कम हो, तो वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाता है, ठीक है। अब जो ऑथर्स होते थे, दे ओकेजनली रिवाइज देयर राइटिंग, वह क्या करते थे, अपनी राइटिंग्स को रिवाइज भी करवाते थे, ठीक है, अथोरियल रिविजन, एज एज एविडेंस बाय जियाउद्दीन बर्नी, हु प्रोड्यूस्ड टू वर्जन्स ऑफ द क्रॉनिकल्स विद डिस्टिंक्ट वेरिएशन। अच्छा, अब इसने अपने ही दो वर्जन प्रोड्यूस किए, ठीक है, और उन दोनों में वेरिएशंस थी। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। हिस्टोरियंस माइट एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन आइडेंटिफाइंग सच रिविजन। अच्छा, अब हिस्टोरियंस को क्या होगा, अरे ये रिवीजन क्यों किया गया, सिंस अर्लियर वर्जन कुड रिमेन अनडिस्कवर्ड इन वास्ट कलेक्शन मच अंटिल मच लेटर। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि जो ओरिजिनल वर्जन थे, अर्लियर वर्जन थे, वो मिसप्लेस हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। तो अब उसको किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से उसमें करेक्शन की जाए, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल वर्जन। अच्छा, अब ये नहीं है कि केवल दो, ये मल्टीपल वर्जन भी हैं ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट poses challenge in understanding the evolution and original content of the author work। कि अब ये नहीं पता चलता है कि उस ऑथर का ओरिजिनल वर्जन कौन सा था। तो इसमें क्या हो गया कि हिस्ट्री को नोटेट करने में हिस्टोरियंस के लिए बड़े चैलेंजेस थे। आई थिंक ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया बच्चों, ये हिस्ट्री, हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज और उनके चैलेंजेस क्या क्या थे। इस 1000 years के पीरियड के बीच में बच्चों बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है, अलग अलग मूवमेंट्स पे अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आई। इनमें से ही कुछ टेक्नोलॉजी थी पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील और फायर आर्म्स। स्पिनिंग व्हील्स आप देख सकते हैं, इस तरीके का होता है जो इरिगेशन में काम आता है, और ये स्पिनिंग व्हील है जो कि वुवन के काम आता है, कपड़े बुनने के काम आता है। वो फायर आर्म्स आपको पता है बैटल के काम आता है, ठीक है, लड़ाई करने के काम आता है। तो इन सब चीजों के टेक्नोलॉजी के कारण डेली लाइफ जो है बहुत रिवोल्यूशनलाइज हो गई, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आ गए। क्यों? अब इरिगेशन का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कपड़े बहुत जल्दी से बुने जा रहे थे, और फायर आर्म्स अब लोगों के हाथ में एक ताकत आ गई थी। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी डेली लाइफ है बहुत ज्यादा चेंजेस हुई। इसके साथ ही जब लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे थे तो वह अपने साथ कुछ नई चीजें भी लेके जा रहे थे, अपने आइडियाज लेके जा रहे थे, अपना फूड लेकर के जा रहे थे, ठीक है। और इस नए फूड में क्या क्या था? पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी। एक्चुअली ये हमारे इंडिया में नहीं होती थी, ये बाहर से जब लोग यहाँ हमारे देश में आए तो ये चीजें भी इंट्रोड्यूस हुई। तो इससे क्या हुआ? डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुई। तो हम क्या चीज करें, तो जब ये चीजें यहाँ आई तो हम इन चीजों को यहीं पे ग्रो करने लगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर में भी हमें मदद मिली, नई नई क्रॉप्स आने से। ऑल दीज इनोवेशन केम अलोंग विद पीपल, ठीक है, और ये सारी चीजें कैसे आई? लोगों के साथ आई। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी जो डेली लाइफ थी, जो कि इकोनॉमिक लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ थी, सोशल लाइफ थी और कल्चरल लाइफ थी, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। क्योंकि इकोनॉमिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, नई नई चीजें लोगों के साथ आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, उससे क्या हुआ? तो इकोनॉमी में लोगों को रोजगार मिला, लोगों के बीच में उन चीजों के लिए ट्रेड होने लगा। पॉलिटिकल लाइफ की किस तरीके से लोगों ने अपनी सत्ता यहाँ पे बनाई, अपना एक साम्राज्य यहाँ पे बनाया। सोशल लाइफ चेंजेस हुई, लोगों के नए नए दल बनने लगे, सोशल ग्रुप बनने लगे, और कल्चरल चेंजेस हुए। जब वो कोई व्यक्ति कब जब किसी देश से दूसरे देश में आता था तो क्या था? वह अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी, अपने विचार, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को भी साथ लेकर के आता था, ठीक है। तो इस 1000 years के दौरान हमारे देश में ये सारी चीजें देखने को मिली, और ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, जिससे न्यू सोशल और पॉलिटिकल लाइफ
में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, ठीक है। और बच्चों ये जो 1000 years का पीरियड था, इसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। वह मोबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, तो इसलिए वो क्या करते थे, ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरी चीज क्या थी कि इमेंस वेल्थ एंड पोटेंशियल फॉर फॉर्च्यून इनको इंडिया के अंदर दिखा, ठीक है। तो इसलिए भी लोग बाहर से यहाँ आए, हमारे देश में एक रीजन से दूसरे रीजन में भी गए और बाहर से भी लोग यहाँ पे आए। अब इनमें ही और इस पीरियड में एक राजपूत ग्रुप था लोगों का, ठीक है, जिसका मतलब था राजपुत्रा, ठीक है, यानी कि सन ऑफ रूलर। तो इनिशियली अप्लाइड टू ग्रुप ऑफ वेरियर, ये क्या थी, ये एक लड़ाका यानी कि एक वेरियर थे, क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रिय कास्ट थी। और ये थी 18th से लेकर के 14th सेंचुरी के बीच में, ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है। एक्टिव इसलिए थे क्योंकि ये क्षत्रिय ग्रुप से थे, तो ये सेना के अंदर काम करते थे, राजा के लिए काम करते थे। अब मेनली इनका रोल समझ लीजिए, एक्चुअली ये जो रोल था इनका, इनमें रूलर्स भी हुआ करते थे, राजपूत रूलर्स भी थे, चिफ्टेंस भी थे, यानी कि एक सरदार थे, सोल्जर्स भी थे एंड कमांडर्स भी थे। मोनार्की आर्मी में सर्व करते थे, यानी कि राजा की सेना के अंदर ये लोग काम करते थे। और इनके साथ सिविलरी कोड भी जुड़ा रहता था। पॉइंट्स इनके लिए कहते थे कि ये लोग बहुत ही एपिटोमाइजिंग करते थे कि भाई नहीं, ये लोग प्रतीक हैं एक तरीके से बहादुरी का और लॉयल्टी का, कि ये लोग बहुत लॉयल होते हैं राजा के लिए और वेलोर में बहुत ज्यादा होता है, बहादुर होते हैं, ठीक है। तो ये सिविलरी कोड इनके साथ जुड़ा रहता था। इसके साथ ही और भी ग्रुप यहाँ पे आए, जैसे मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ। तो ये क्या थे, सीज अपॉर्चुनिटी टू अटेन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये क्या थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ये इन्होंने अपॉर्चुनिटीज को सीज किया, ठीक है। और पॉलिटिकल एरेना में, पॉलिटिकल फील्ड में भी इनका एक अलग इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड टू द शेपिंग ऑफ सब कंटिनेंट्स पॉलिटिकल लैंड। अच्छा, अब क्या होता था, पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हुआ क्योंकि ये सेना के अंदर थे, और ये जब राजा को किसी भी क्षेत्र पे आक्रमण करना होता था या फिर उसको जीतना होता था, तो ये लोग सबसे आगे होते थे, ठीक है, राजा की तरफ से लड़ने के लिए। तो इस 1000 years के पीरियड के दौरान हमने एक नई चीज और देखी कि यहाँ पे नए नए सोशल ग्रुप बन रहे थे, ठीक है। ये भी चेंजेस हमने देखे, ठीक है। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि नए नए इनोवेशन हो रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, ठीक है। लोगों के साथ साथ नए फूड आ रहे थे, जिससे क्या हुआ, उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सारी लाइफ चेंजेस हो रही थी। पॉलिटिकल लाइफ में आपने देखा कि सोशल जब ग्रुप बने यहाँ पे लोगों के, जैसे राजपूत है, मराठास है, तो उन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ को अफेक्ट किया, ठीक है। ये तो हमने समझा कि इस पीरियड के दौरान नए नए इनोवेशन हो रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे थे, और उसके साथ ही नए नए सोशल ग्रुप्स बन रहे थे, नए फूड हमारे देश में, जिससे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ बहुत ज्यादा चेंजेस हुई। अब इसी 1000 years के पीरियड के दौरान एक चीज और हो रही थी, और वह हो रही थी जो फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस पीरियड के दौरान फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, एक्सपेंड किया गया, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया गया। और ये जो पेस था इनको क्लियर करने का, इनको एक्सटेंड, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने का, ये पेस अलग अलग था, डिफरेंट एरियाज में अलग था। कहीं बहुत तेजी से फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था, कहीं कहीं उसको क्लियर करने की जो गति थी बहुत धीमी थी। तो इससे इम्पैक्ट क्या हुआ फॉरेस्ट डिवेलपर्स पे, चेंजेस इन हैबिटेट प्रॉम्प्टेड मैनी फॉरेस्ट डेवलपर टू माइग्रेट टू न्यू एरिया। जो फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रह रहे थे वो माइग्रेट होने लगे नए एरियाज के अंदर, और जो फॉरेस्ट में रह रहे थे वो क्या बन गए, पीजन बन गए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड का एक्सटेंशन हो रहा था। और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्या हो बच्चों, तो पीजेंट्स ग्रुप जब बन गए तो ये इन्फ्लुएंस हुए किससे, रीजनल मार्केट से,
क्यों? जो वह उगा रहे हैं तो उसके लिए मार्केट पे डिपेंड होना पड़ता था। चिफ्टन से वो प्रभावित हुए, जो सरदार होते थे, जो प्रीस्ट थे, उनसे वो प्रभावित हुए। मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स पार्ट बन गए थे, ठीक है। तो अब ये जो जब इनका पार्ट बन गए पीजेंट्स ग्रुप का या फिर इनकी कम्युनिटी बन गई, तो ये क्या लाइबल हो गए टैक्सेशन के लिए, ये टैक्स पे करने लगे, ठीक है। पीजेंट्स वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स। जो लोकल लॉर्ड्स होते थे उनको ये अब ये टैक्स और गुड्स देने लगे। अब इनमें से भी कुछ जो पीजेंट्स होते थे बच्चों, वो क्या थे, वो मोर प्रोडक्टिव थे, कुछ उनके किसी के पास मोर प्रोडक्टिव लैंड थी, जबकि अदर के पास कुछ जानवर थे जैसे कैटल थे, गाय, भैंस, इस तरीके के जो कुछ एनिमल्स के पास रहते थे। आर्टिजनल वर्क वर कंबाइंड विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इसके साथ ही कुछ काश्तकार जैसे काम होते हैं, आर्टिजनल वर्क होते, वे उनके साथ जुड़ गए थे। वे ये आर्टिजनल वर्क क्यों करते थे? जब लियन सीजन होता था, लियन सीजन जब एग्रीकल्चर का सीजन नहीं होता था, तो वो क्या करते थे भाई, 12 महीने तो खेती नहीं होती थी, जो फसल होती थी वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में होती थी, ठीक है। तो जब वह सीजन चला जाता था तो वो आर्टिजनल वर्क करते थे। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है बच्चों, कि उस समय पे इसी दौरान जब काफी चीजें आ रही थी हमारे देश में, काफी ट्रांजिशन हो रहा था लोगों का, नए नए आइडियाज आ रहे थे, नए नए फूड हमारे देश में आ रहे थे, नए नए सोशल ग्रुप्स बन रहे थे, उसके साथ ही पीजेंट्स का भी एक ग्रुप बना, क्षत्रिय ग्रुप के साथ साथ एक पीजेंट्स का भी ग्रुप बना। जल्दी वो एक लार्जर पार्ट का एक हिस्सा बन गए और टैक्स पे करते थे लोकल लोग्स को, ठीक है। ये इसका ब्रीफ। अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरीके से नए नए ग्रुप्स बन रहे थे, क्षत्रियों का अलग ग्रुप बन रहा था, जैसे कि राजपूत क्षत्रिय थे, उनका एक कम्युनिटी बन गया, एक ग्रुप बन गया। उसी तरीके से पीजेंट्स भी बन रहे थे, पीजेंट्स के भी ग्रुप बन रहे थे, तो अलग अलग ग्रुप बन रहे थे लोगों के। तो इनमें क्या हुआ, इस सोशल डिफरेंशिएशन की वजह से नई नई जातियां भी बनने लगी और सबकास्ट भी बनी, ठीक है। भाई वह क्षत्रिय का काम कर रहा है तो वह क्षत्रिय कास्ट का हो गया, वह छोटा काम कर रहा है तो शूद्र कास्ट का हो गया। इस तरीके से कई जातियां बन रही थी विद इंडिविजुअल रैंक बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड्स एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। उनके ऑक्यूपेशन पे ये जातियां और बैकग्राउंड पे ये जातियां डिपेंड करती थी कि किसको क्या जाति में रखा जाए। अच्छा, अब ये जो जातियां होती थी बच्चों, ये वेरीड करती थी, ठीक है। इन जातियों की जो पावर थी वेरीड थी रीजन टू रीजन, और ये क्या करते थे, एंड वर गवर्न्ड बाय देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। उनके अपने ही रूल और रेगुलेशंस होते थे। ओवरसीन बाय जाति पंचायत एंड असेंबली ऑफ एल्डर्स। जो बड़े लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, वह इन जातियों की पंचायत के हेड होते थे, ठीक है। तो वह इनके जो रूल और रेगुलेशंस को देखने का काम करते थे कि इनको किस प्रकार से काम करना है, किस तरीके से इनको समाज के अंदर रहना है। ये जो जातियां बनने लगी थी, सोशल ग्रुप बन रहे थे, इनसे कास्ट भी बनने लगी। तो विलेजेस वर ऑफन गवर्न्ड बाय चिफ्टेंस एंड वर कंसिडर्ड स्मॉल यूनिट्स विद इन द ब्रॉडर स्टेट स्ट्रक्चर। अब जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर के अंदर जो गांव होते थे वो स्मॉल यूनिट होते थे, ठीक है, जो कि गवर्न किए जाते थे चिफ्टेन। अभी स्टेट तो क्या हुआ, स्टेट तो एक बहुत बड़ी स्टेट हो गई, ठीक है। अब उसमें कोई गांव हो गया, ये गांव हो गया, ये कई गांव हो गए, तो हर गांव को जो गवर्न करता था, उनका हेड था, वो एक कौन था, चिफ्टेन था, ठीक है। और ये उस स्टेट की एक स्मॉल यूनिट होती थी, ठीक है, इंडिकेटिंग ए डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस सिस्टम। तो हर, देखो जैसे कि बड़ी स्टेट को कौन रूल करता होगा, राजा करता होगा, और ये जो छोटे छोटे गांव हो गए, इनको कौन करता, शिफ्टिंग करता था, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, गवर्नेंस का एक डिसेंट्रलाइज, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने ही रूल और रेगुलेशन चला रहे थे, लेकिन जो हेड होता था वो तो राजा होता ही था, ठीक है। लेकिन एक गांव के अंदर जो रूल रेगुलेशन होता था, एक गांव की पंचायत या फिर जो चिफ्टेंस होते थे, वे उसको रेगुलेट करते थे। ये टॉपिक हमने समझा, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल। देखो इस 1000 years के पीरियड के दौरान भी हमने यहाँ तक हमने समझा कि किस तरीके से नए नए
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे थे, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे नए नए फूड आ रहे थे जिससे हमारी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ अफेक्ट, ठीक है, नए सोशल ग्रुप बने, राजपूत, पीजेंट्स के, ठीक है, और क्योंकि जब समाज में इतनी डाइवर्सिफिकेशन आई, डिफ्रेंशिएशन आए, तो उससे क्या हुआ, उसी के बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे क्या बनी, जाति बनी, हर जाति के अपने अपने रूल होते थे, अपने अपने तरीके से गवर्न कर रहे थे, और गांव, एक जो विलेज था वो एक स्मॉल यूनिट थी एक स्टेट के अंदर, ठीक है, और उसको जो गवर्न कर रहा था, कौन कर रहा था, चिफ्टी यानी कि सरदार। तो हमने इसका एक ब्रीफ समझा कि किस तरीके से इस 1000 years के दौरान नए नए ग्रुप बन रहे थे, नई नई सोसाइटी बन रही थी, लोगों के माइग्रेशन से नए नए फूड आ रहे थे, तो इस चीजों को हमने समझा, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स आपने सही तरीके से समझा होगा बच्चों। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। अब हम रीजन और एम्पायर को समझते हैं बच्चों, ठीक है। देखो, जब हमारे देश के अंदर, जब भारत के अंदर ये जो बाहर के लोग आए, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, अपना अपने एरिया को बढ़ाया, एक्सपेंशन किया, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 700 and 1750 in the Indian subcontinent, numerous large states and empires such as Cholas, Tughlaqs and Mughals expanded their rule. इन्होंने अपने अपने रूल को बढ़ाया, ठीक। तो 700 के बाद कौन आए, तुगलक आए, चोला के बाद फिर मुगल्स आए, ठीक है। तो एक एक करके इन्होंने अपने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। अच्छा, अब हर राजा के एम्पायर के अंदर कुछ लोग होते थे जो संस्कृत के अंदर अपनी उनकी प्रशस्ति लिखते थे, यानी कि उनकी प्रशंसा के अंदर, प्रशस्ति का मतलब होता है उनकी प्रशंसा के अंदर बातें लिखते थे, उनकी वेलोर के बारे में, उनकी उनकी बहादुरी के बारे में ये प्रशस्ति लिखी जाती थी उनकी प्रशंसा के अंदर। तो ऐसी ही एक संस्कृत प्रशस्ति गियासुद्दीन बलबन के बारे में लिखी गई कि उसको एक ऐसा रूलर दिखाया गया है जिसका जो एम्पायर था वो कहां से कहां तक दिखाया गया, बंगाल से गजनी तक, ठीक है, जिसमें कि साउथ इंडिया भी इंक्लूडेड था, ठीक है। अभी ये जो मिडल पीरियड था इसमें बहुत कम लोगों ने साउथ इंडिया के अंदर अपना साम्राज्य विस्तार किया, उसके उसके ऊपर जीत हासिल नहीं कर सके, मतलब साउथ इंडिया के ऊपर, जिसमें आपका कर्नाटक है, केरला है, यहाँ तक लगभग कोई भी मुस्लिम या फिर मिडिवल शासक जैसे तुगलक, मुगल्स, बहुत कम लोग पहुंच पाए, ठीक है। यानी कि वो एक तरीके से फ्री साम्राज्य रहा है, ठीक। लेकिन प्रशस्ति में कहा गया कि भाई उन्होंने साउथ इंडिया तक भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था। और सेकंड चीज उसमें कहा गया है कि पीपल फ्रॉम गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब इन सब में क्या था कि यहाँ के लोग उसके सामने, उसकी आर्मी के सामने आते ही भाग जाते थे। अब ऐसा कभी हो सकता है कि सामने वाली सेना दूसरी सेना को अपोज ना करे, उसके आते ही डर करके मारे भाग जाए, ऐसा नहीं होता है अमूमन। तो हिस्टोरियन ने कहा है कि नहीं, ये जो चीजें इसमें जो कही गई है प्रशस्ति के अंदर, ये बहुत बड़ा चढ़ा करके कही गई है, ठीक है, एग्जैजरेट किया गया है इनको। अच्छा, अब ये जो लोग प्रशस्ति में ऐसा लिखवाते थे या प्रशस्ति जो इनके बारे में ऐसी लिखी जाती थी, उसका लॉजिक क्या था, व्हाट वाज द रीजनल फॉर इंपीरियल क्लेम्स। ये जो इंपीरियल्स लोग होते थे अपना जो क्लेम दिखाते थे कि भाई मेरा साम्राज्य यहाँ तक है, या फिर मेरा जो, मेरे सामने आते ही लोग मेरे सामने भाग गए, तो इसका लॉजिक क्या था, ये किस लिए लिखवाते थे ऐसा। तो इसका एक पॉलिटिकल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस था, क्या, कि टू प्रोजेक्ट पावर एंड कमांड ओबीडियंस फ्रॉम वेरियस पॉपुलेशंस, कि वेरियस पॉपुलेशंस पे अपने पावर दिखाना, अपनी कमांड दिखाने के लिए कि नहीं, लोग उससे डरे, उसकी बातों को माने, उसकी पावर को समझे। तो ये चीजें प्रशस्ति इसलिए दिखाई जाती थी, अरे नहीं यार, वो तो एक ऐसा राजा है कि उसके सामने आते ही तो मतलब लोग भाग जाते हैं, तो हमें तो डर के रहना पड़ेगा, नहीं। तो मतलब कि अपनी पावर दिखाने के लिए वो लोग ऐसा लिखवाते थे। दिस रिफ्लेक्ट्स द परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियल पावर एंड द रिस्पॉन्सेज ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू क्लेम्स ऑफ डोमिनेंस, कि वो लोकल पॉपुलेशन पे अपने डोमिनेंस, अपने प्रभाव को बना के रखे
इस वजह से वो सारी चीजें उसमें इंपीरियल पावर को दिखाने के लिए लिखी जाती थी। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम समझते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में। ठीक है, ये जो बच्चों 1000 years का जो हिस्ट्री रही है, इसमें काफी डेवलपमेंट हुआ रिलीजन्स को लेकर के, वो रिलीजियस ट्रेडिशंस को लेकर के। ठीक है, देखो जो पीपल बिलीव करते थे, ठीक है, समटाइम डीपली पर्सनल। देखो जो लोगों की जो बिलीफ थी वह कई बार पर्सनल भी होती थी कि वे क्या इंडिविजुअली क्या सोचते हैं, पर्सनली क्या सोचते हैं, और कई बार ये जो था यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। लेकिन आमतौर पे क्या होता था, कलेक्टिव होती थी कि जब एक मानते थे, अपनी बिलीफ रखते थे, ठीक है, तो वह एक रिलीजियस बिलीफ बनता था। तो ये जो कलेक्टिव बिलीफ थी सुपर नेचुरल एजेंसी में कि भाई नहीं, कोई ऐसी पावर है जो हम सब लोगों को डील कर रही है, और इसको जो कस्टमाइज किया उन्होंने रिलीजन के अंदर कर दिया। ठीक है, कि यार ये तो एक धर्म है, लेकिन अगर हम कोई कलेक्टिवली कोई बिलीफ को मान रहे हैं, किसी सुपर नेचुरल एजेंसी को मान रहे हैं, चाहे वह हिंदू मान रहे हो, चाहे वो मुस्लिम मान रहे हो, तो वो एक सुपर नेचुरल पावर को मान रहे हैं। तो जो उनकी बिलीफ थी उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर में या सुपर नेचुरल एजेंसी में, वे क्या बन गई, वह रिलीजन बन गया। ठीक है, वे किस तरीके से उसको मान रहे हैं। अब बच्चों हम समझते हैं कि टेम्पल का कनेक्शन रिलीजियस बिलीफ से कैसे होता है। देखो टेम्पल जब बनता है तो टेम्पल के अंदर एक कॉमन बिलीफ होती है, लोगों की एक कॉमन श्रद्धा होती है, भावना होती है। ठीक है, ठीक है, सब लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। अब मंदिर की जो अपनी एक डोनेशन आता है, मंदिर का अपना एक डोनेशन आता है, उसकी एक वेल्थ होती है। किनसे आता है, डिवोटीज से, जो लोग वहां पे पूजा करने के लिए आते हैं। और पहले क्या हुआ करता था कि उनको लैंड ग्रांट्स भी मिलती थी, बहुत सारी लैंड मिलती थी रूलर से। ठीक है, टेम्पल को रन करने के लिए उनकी एक एग्रीकल्चरल लैंड भी होती थी। ठीक है, ताकि वह उस मंदिर का जो मेंटेनेंस का खर्चा है उस एग्रीकल्चरल लैंड से निकाल सके। एग्रीकल्चरल लैंड से कैसे, मतलब कि जब वहां पे खेती करवाते थे, खेती में जो उपज होती थी उसको बेच दिया करते थे, तो जो पैसे मिलते थे वह उससे टेम्पल का मेंटेनेंस करते थे। अगर हम चोला डायनेस्टी की बात करें जो कि सदर्न इंडिया में थी, तो ये वेल डेवलप्ड टेम्पल इकोनॉमी होती थी उस समय पे। कैसे, ये टेम्पल के पास बहुत सारी लैंड होती थी, अपने रिसोर्सेज होते थे, और मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह उसको मैनेज करता था। अगर हम आज की बात करें, अगर आपने कभी वैष्णो देवी टेम्पल देखा होगा, तिरुपति बालाजी मंदिर देखा होगा साउथ इंडिया में, तो उनका क्या है, उनका अपना एक डोनेशन आता है, बहुत सारा डोनेशन आता है, वहाँ पे करोड़ों रुपए में डोनेशन आता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो गया, क्योंकि वहां पे देखो एक तो वहां पे कॉमन लोगों की जो है ना कलेक्टिव बिलीफ है। ठीक है, इस भगवान के अंदर जो भी डिवोटीज वहां जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, तो ये क्या हो गया कि ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बन गया, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर का जो, तो वहां पे क्या हो गया, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, तो ये जो कॉमन बिलीफ होती थी ये सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को शेप करती थी, उनको बनाती थी। ठीक है, उनके रिलीजियस बिलीफ से सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनते थे। तो इसका कनेक्शन आप समझ गए, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का, कॉमन बिलीफ से, कलेक्टिव बिलीफ से। ठीक है, देखो जब जब जैसे जैसे और ये सोशल ग्रुप चेंज होते थे, तो क्या होता था, उनकी बिलीफ भी चेंज हो जाती थी। जैसे मान लो कि तुगलक आए, तुगलक के साथ कुछ और धर्म आया, तो क्या हुआ, उनकी एक कम्युनिटी बन गई, उनका एक ग्रुप बन गया, तो उनकी क्या होगी, बिलीफ भी चेंज हो गई, उनके ईश्वर कुछ और हो गए, उनको पूजा करने का तरीका कुछ और हो गया। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले जो डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म हुआ वह क्या हुआ कि पहले हर वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज की जाती थी, वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स। तो नए डिटीज की पूजा की जाती थी, और राजा उसके लिए रॉयल्टी देता था, उसके लिए अनुदान देता था।
साथ ही ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण, द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप। अच्छा, अब जो डोमिनेंट ग्रुप होता था, जो सब लोगों पे अपना अधिकार रखता था, यानी कि जो उसको ऊपर का ओहदा दिया जाता था, ब्राह्मण्स की और प्रीस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक तो इनको संस्कृत की जानकारी थी, और सेकंड चीज जो था वो राजा सपोर्ट करता था। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हुआ कि इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेकंड चीज हम समझते हैं कि इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। देखो, इसके साथ साथ यही नहीं कि केवल एक भावना और डेवलप हो रही थी, वो ये थी कि भक्ति कि उसमें केवल ये नहीं कि आप डीटी की पूजा कर रहे हो तो उसमें ब्राह्मण की या प्रीस्ट की बहुत ज्यादा भूमिका रहेगी, नहीं, उसको आप डीटी की पूजा भक्ति के द्वारा भी कर सकते हैं। तो दो चीजें का साथ साथ हमने डेवलपमेंट देखा कि हिंदुइज्म का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा था और उसके अंदर क्या बिलीफ थी। एक तो कंस्ट्रक्शन किया जाता टेम्पल्स का, राजा सपोर्ट करता था ब्राह्मण्स को, भक्ति का ट्रेडिशन भी चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदुइज्म का डेवलपमेंट हो रहा था। अच्छा, अब इसके साथ साथ बच्चों एक चीज और थी कि हमारे जिस तरीके से रूलर्स चेंज हो रहे थे इस 1000 ईयर्स के बीच में, हर रूलर अपने साथ एक रिलीजन भी लेकर के आ रहा था। माइग्रेंट्स जब यहाँ भारत में आए तो वह अपने साथ होली कुरान की टीचिंग्स लेकर के आए, और ये सब कब हो रहा था? 7th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, 7th सेंचुरी में ये सब कुछ हो रहा था। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड। वो कहते हैं कि भाई भगवान एक है, ठीक है, और उसका नाम अल्लाह है। जो भी अल्लाह में बिलीव करता है, अल्लाह उसे लव करते हैं, उस पर दया दिखाते हैं। ठीक है, तो उनको रिवार्ड करते हैं, सब कुछ देते हैं, ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, जो अल्लाह में विश्वास करता है। तो ये एक तरीके से न्यू रिलीजन था जिसकी टीचिंग्स होली कुरान के थ्रू हमारे देश में आ रही थी। अच्छा, इसी 1000 ईयर्स के बीच में क्या था बच्चों, जब रूलर्स बदल रहे थे तो पहले कौन आए? तुगलक आए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो वह कौन थे? वो मुस्लिम्स थे। ठीक है, इस्लाम धर्म को लेकर के आए। उससे क्या हुआ कि इस्लाम धर्म को पैट्रोनेज मिला, उनको संरक्षण मिला। ठीक है, इसके साथ ही उलेमा, टीचर्स होते थे, लर्नेड होते थे, उनको पैट्रोनेज दिया अपना। ठीक है, संरक्षण दिया, उनको सेव किया, उस धर्म को सेव किया, उलेमास को सेव किया। ठीक है, लेकिन इस इस्लाम धर्म में, इस न्यू रिलीजन में भी क्या चीज थी कि इसको इंटरप्रेट कई तरीके से किया गया। देखो, मुस्लिम समाज में भी दो तरीके की बिलीफ थी। ठीक है, दो सेक्शन है। ठीक है, शिया मुस्लिम्स, ठीक है, who believed in the prophet Muhammad sallallahu Ali, अली के फॉलोवर्स है, was legitimate leader of the Muslim community, and Sunni Muslim who accepted authority of early leader खलीफा। और ये जो सुन्नी मुस्लिम थे ये खलीफा के फॉलोवर्स थे, और उनके बाद जो खलीफा है फिर ये उनके फॉलोवर्स बन गए सुन्नी मुस्लिम्स। देयर वर, और इसमें भी क्या था बच्चों, इसमें भी डिफरेंसेस थे स्कूल्स में, तो यानी कि इनकी थॉट के अंदर भी चेंजेस हो गए थे। जैसे हनाफी एंड सफी, इसको ये इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते थे। ये जो स्कूल्स थे, ये जो थॉट्स थी कि भाई हमें किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, हमें किस तरीके से लॉ बनाने चाहिए, हमें किस तरीके से वर्शिप करनी चाहिए। तो ये दो तरीके के मुस्लिम्स के लॉ थे। ठीक है, शिया और सुन्नी ये तो दो सेक्ट हो गए। ठीक है, अब इनके भी जो दो लॉ थे कि भाई हमें इस्लाम धर्म को किस तरीके से फॉलो करना है, वह था एक हनाफी एंड एक सफी। ठीक है, तो किस तरीके से इस ट्रेडिशन ने हमें, मतलब कि इनके दो ट्रेडिशन थे लॉ के भी, कि किस तरीके से इस्लाम धर्म को फॉलो करना है। तो अभी तक हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा बच्चों कि ये जो इस्लाम धर्म था इसको पैट्रोनाइज किया गया, उलेमा को पैट्रोनाइज दिया गया, जो लर्नेड होते थे इस्लाम धर्म के उनको पैट्रोनाइज दिया। और इसमें भी दो तरीके के सेक्ट थे, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। शिया कौन थे? जो अली को फॉलो करते थे। सुन्नी कौन थे? जो खलीफा को फॉलो करते थे।
और इसमें जो दो लॉ थे वह थे हनाफी और सफी, ठीक है। तो ये दो तरीके के मेथड थे जिससे लॉ के नियम थे जिससे इस्लाम धर्म को फॉलो किया जा सकता था, उसको प्रैक्टिस किया जा सकता था, ठीक है। इस ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में हमने क्या सीखा बच्चों कि किस तरीके से जो हमारे पुराना धर्म हिंदुइज्म था उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से उसमें चेंजेज आए, कम्युनिटी के साथ बिलीफ के साथ चेंजेज आए, उसमें किस तरीके से न्यू डिटीज की बरसित हुई, किस तरीके से राजा ने रॉयल्टी करके टेम्पल्स बनवाए, ठीक है। और उसी के साथ ब्राह्मण के बारे में हमने पता किया, हमने भक्ति के बारे में, भक्ति के आइडिया के बारे में समझा, ठीक है। और उसके साथ हमने न्यू धर्म को समझा, न्यू इस्लाम धर्म को समझा, ठीक है। उसमें भी हमने कई सेक्ट्स देखे, लॉ देखे इस्लाम धर्म को फॉलो करने के। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो ये सब चीजें कब हो रही थी बच्चों? इसी 1000 years के बीच में ये सब चीजें हो रही थी कि रिलीजन को लेकर के, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो हम पूरा चेंजेस को ही पढ़ रहे हैं कि भाई जातियां किस तरीके से बन रही थी, सोशल ग्रुप किस तरीके से बन रहे थे, इंफॉर्मेशन को लेकर के क्या क्या चेंजेस हुए। तो ये सारे चेंजेस अभी तक हम देखेंगे और आगे भी हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। देखो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हम प्रीवियस इवेंट्स की बात करते हैं, तो जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने हिस्ट्री को समझा कि भाई पास्ट में क्या हुआ, तो वो केवल ये नहीं कहते हैं कि भाई केवल दिन बीते, साल बीते, इसको हम हिस्ट्री मान लेंगे, नहीं। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस और आइडिया, बिलीफ किस तरीके से इवॉल्व हुए, उनमें डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये सब जो चेंजेस हैं, इवोल्यूशन है, ये हिस्ट्री होता है। टू मेक इट इजियर टू स्टडी, हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू डिफरेंट पीरियड। तो क्या करा है हिस्टोरियन ने? क्या करा बच्चों की इसी हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि इसको इजीली हम समझ सके। ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें तो उन्होंने किस तरीके से इसको डिवाइड किया है? उन्होंने इसको जो रूलर के जो रिलीजन्स होते थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको डिवाइड किया है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में इस हिस्ट्री को बांटा है। लेकिन इस तरीके से बांटने पे क्या हुआ बच्चों कि जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, जो अदर इकोनॉमिक और सोसाइटी और कल्चरल चेंजेस हो रहे थे आम जनता के बीच में, उन्होंने इसको इग्नोर किया है, ठीक है। इट ऑल्सो ओवरलुक द ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी विद इन द इंडियन सब कंटिनेंट। जो डाइवर्सिटी थी उन्होंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, कल्चर थे, सोसाइटी थी, उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। और इनकी अप्रोच को इस पीरियडाइजेशन करने में जो उन्होंने रिलीजन के बेस पे किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तो इसको, तो इसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है, कि उन्होंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और जो रिच वैरायटी थी इंडिया हिस्ट्री की, उसको नेग्लेक्ट किया। टुडे हिस्टोरियन स्ट्राइव टू टेक। तो इसमें क्या था बच्चों की हिस्टोरियंस के अनुसार जो डेवलपमेंट हुए हिस्ट्री के अंदर उनको इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए था, जबकि ब्रिटिश लोगों ने जिस तरीके से पीरियडाइज किया है, पीरियड्स में बांटा है हिस्ट्री को, वह ठीक नहीं है। देखो अब, लेकिन अब कुछ हिस्टोरियन ने क्या करा है, पीरियडाइजेशन को फॉलो किया है, ठीक है। और किस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया पीरियडाइजेशन में भी? इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे। किसके अलावा? रिलीजियस आइडेंटिटीज ऑफ रूलर्स, कि केवल इन्होंने रूलर की जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी, उसका क्या धर्म था, उसके बेस पे हिस्ट्री को पीरियडाइज नहीं किया। उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो अब हिस्टोरियन ने क्या करा, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस को
प्रायोरिटाइज किया है, ठीक है, प्राथमिकता दी है कि नहीं इन चेंजेस को हिस्ट्री में लाया जाना चाहिए, ठीक है। देखो अर्ली सोसाइटीज कैसी थी, उसमें कौन कौन थे, हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, अर्ली फार्मर्स थे, ठीक है, इनहेबिटेंट्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस थे कि पहले के लोग किस तरीके से रहते थे। अब इसमें ये तो धर्म तो नहीं था उस समय पे कुछ भी, ठीक है ना। तो इसके बेस पे तो हमने वो चीज मिस कर दी कि अगर हम केवल रिलीजन के बेस पे करेंगे तो हमने तो कुछ जाना ही नहीं कि भाई हंटर गैदरर्स किस तरीके से रहते थे, फार्मर्स अर्ली किस तरीके से फार्मिंग करते थे, किस तरीके से वो गैदर्ड हुए, किस तरीके से उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया। तो ये सब चीजें तो हमसे मिस हो जाएगी, ठीक है। तो और इसके साथ ही जो अर्ली एम्पायर्स और किंगडम्स बने वो किस तरीके से बने, ठीक है, हम उसको मिस कर देंगे। तो अब इन्होंने इसमें उन सब चीजों को भी इंक्लूड किया, ठीक है। इसके साथ ही अर्ली सोसाइटीज को इंक्लूड करने के साथ उन्हें मिडिवल पीरियड को भी इंक्लूड किया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि नहीं ये पहले अर्ली सोसाइटीज थी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कौन सा पीरियडाइज किया, मिडिवल पीरियड में इसको बाइफरकेट किया। अब इसके बाद मिडिवल पीरियड में क्या हुआ कि पीजेंट्स की सोसाइटीज किस तरीके से बनी, ठीक है, किस तरीके से उनका एक्सपेंशन हुआ पीजेंट्स का, और उनका क्या रोल था सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप में। राइज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन कि भाई ये जो स्टेट्स फॉर्मेशन हुई, स्टेट्स बनी किस तरीके से बनी, ठीक है, रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन को किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज सिटीज में आई, फॉरेस्ट खत्म हो गए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेजर रिलीजन्स, जैसे कि मैंने अभी मिडिवल पीरियड में बताया कि न्यू रिलीजन्स आ गए थे, ठीक है, किस तरीके से रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ, हिंदुइज्म के बारे में हमने पढ़ा, हमने इस्लाम रिलीजन के बारे में पढ़ा, ठीक है, किस तरीके से स्प्रेड हुए, राजा ने अपना पेट्रोनेज दिया, जो भी रूलर आता था, ठीक है, वो अपने अपने धर्म को पेट्रोनेज देता था, ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई, और इसी एस्पेक्ट्स को लेकर के, ठीक है, किस तरीके से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, ठीक है, वो किस लिए आई कि हमारा जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था वह बहुत ज्यादा प्रोफाउंड था, बाउंटी था, इसीलिए तो वो लोग यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने मिडिवल पीरियड में पीरियडाइज करी है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हिस्टोरियन को एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करने का मौका मिला कि भाई ये जो सब हिस्ट्री के अंदर हुआ, ये सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे, उन्होंने हिस्ट्री के अंदर उन सबको इंक्लूड किया, ठीक है। हिस्ट्री केवल रिलीजन के बेस पे पीरियडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमने समझा बच्चों कि किस तरीके से हिस्टोरियन ने अपना फोकस शिफ्ट किया इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स पे भी, ठीक है। लेकिन अभी कुछ हिस्टोरियन जैसे ब्रिटिश के बारे में हमने देखा कि उन्होंने रिलीजन के बेस पे सारे हिस्ट्री को बांट दिया, जो कि क्रिटिसाइजेबल था, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया गया। तो हमने मल्टी डायमेंशनल व्यू करा कि अपना नए हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हो रहे थे, तो उसके लिए हमने उसको हर एस्पेक्ट से देखा, ठीक है। हमने उसको रिलीजन के बेस पे भी देखा, हमने उसको सोशल फैक्टर्स के बेस पे भी देखा, हमने इकोनॉमिक फैक्टर के बेस पे भी देखा, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, हमने उसको उन सब चीजों को इंक्लूड किया। देखो इसी 1000 years के बीच में देखो बच्चों बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, ठीक है, हम फिर चेंजेस की बात करेंगे। अब हमने जब ये चैप्टर पढ़ लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि जो 18th सेंचुरी का जो इंडिया था वो 16th और 18th सेंचुरी के इंडिया से बहुत अलग था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके थे। Therefore, considering the entire duration as a single historical unit poses challenge, कि अगर हम पूरे इसको एक ही पीरियड में ले आए, ठीक है, एक ही यूनिट के लिए आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे मिडिवल पीरियड था, जैसे हिस्टोरियन ने मिडिवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड में हिस्ट्री को बाइफरकेट किया है, हिस्ट्री में बांटा है, पीरियडाइज किया है। तो क्या था मिडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में बहुत ज्यादा चेंजेस थे, ठीक है, बहुत डिफरेंट है। अब मॉडर्न पीरियड में क्या हो गया बच्चों कि इसमें जो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट है और मटेरियल प्रोग्रेस हुई है कि लोग आज
गांवों से निकल करके सिटीज में आ गए हैं, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हो चुका है, वो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है कि भाई आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर है, जहाज है, सब कुछ कितना कितना ज्यादा चेंजेस हो गया है। लेकिन क्या ये कहना ठीक होगा कि मिडिवल पीरियड में अगर हम 11th सेंचुरी से लेकर के 1600 सेंचुरी तक की बात करें, क्या उसमें चेंजेस नहीं हुए थे? क्या वो विदाउट चेंजेस सब कुछ ऐसे ही चल रहा था? तो इसमें मतलब कि मेन आइडिया ये है कि बच्चों कि उस समय पे मिडिवल पीरियड में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, और चेंजेस होना ही एक हिस्ट्री है, ठीक है। अब मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, अगर हमें फॉर एग्जांपल लेके भाई ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के, तो कितना ज्यादा ट्रेड होने लगा था उस समय पे, ठीक। बहुत ज्यादा ट्रेड नेटवर्क बन गए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और अदर रीजन्स के अंदर। दीज डेवलपमेंट ब्रॉट अबाउट इकोनॉमिक चेंजेस। और इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक चेंजेस हुए, अर्बन ग्रोथ हुई, एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चर्स, ये सब कुछ हो रहा था। तो ये चेंजेस हुए ना उस समय पे मिडिवल पीरियड में, ठीक है। तो इस पैरा में बच्चों हमने सीखा कि किस तरीके से मॉडर्न और मिडिवल पीरियड में चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। तो इस टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड सेक्शन में हमने क्या सीखा बच्चों कि हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री थी, उन्होंने केवल कैलेंडर डिवीजन या क्लॉक के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को नहीं देखा। उन्होंने किस चीज पे फोकस किया? सोशल इकोनॉमिक चेंजेस पर। और इसी के साथ ही हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड किया गया ताकि हिस्ट्री को पैटर्न को अच्छे तरीके से समझा जा सके, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही जो ब्रिटिशर्स ने रिलीजन्स के बेस पे या धर्म के बेस पे पीरियडाइजेशन किया था, उससे आज के हिस्टोरियन ने अपने आप को दूर रखा है, क्योंकि उनके अनुसार केवल हिस्ट्री इतनी नहीं है कि उसको रिलीजियस बेस पे बांटा जा सके। उसमें इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को भी उन्होंने शेप किया, उसको इंक्लूड किया। तो स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री अक्रॉस ए 1000 years हाईलाइट सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड डेवलपमेंट। उन्होंने इस चीज को क्यों इंक्लूड किया बच्चों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे, ठीक है। केवल धर्म के बेस पे उन्होंने इसको पीरियडाइज नहीं किया, हालांकि उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया कि इसमें सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट सेंचुरीज में ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम मिडिवियल टू मॉडर्न पीरियड्स में, ठीक है। कि हमने देखा कि किस तरीके से चेंजेस होते चले गए और वह मॉडर्न पीरियड में भी रिफ्लेक्ट हुए। और इसके साथ ही सोसाइटीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, लोगों के पास ज्यादा उन्नत हो रहे थे, लोगों के पास ज्यादा वेल्थ आ रही थी, उस चीज ने और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन होने को एज ए की एस्पेक्ट्स देखा गया, ठीक है। ये उस हिस्ट्री के मेन फैक्टर्स थे जिससे बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। तो हमने इन सब चीजों में डिफरेंस देखा कि किस तरीके से हिस्ट्री को पीरियडाइज किया गया ताकि उसको सही तरीके से समझा जा सके, और उसमें हमने सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी जोड़ा। इससे क्या हुआ, पास्ट और प्रेजेंट के डायनामिक्स को लेकर के जो चेंजेस हुए उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, कि हमें पता चल सके कि किस तरीके के चेंजेस हुए और उससे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको ठीक तरीके से क्लियर हो गई है बच्चों। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।